अभी हमारे बीच विजय कुमार चौधरी जी हैं। विजय कुमार चौधरी जी राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघ के महासंघ के संयोजक हैं और कर्मचारी पदाधिकारी संघ बिहार के उसके भी संयोजक हैं। तो अभी बिहार में, खासकर बिहार में अति पिछड़ों की क्या दशा है और अति पिछड़ों की राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं, इस संबंध में इनसे हम वार्ता आज करेंगे। तो पहले विजय चौधरी जी, आपका भारत ये जो सशक्त भारत चैनल में स्वागत है। तो आपसे पहला प्रश्न ये है कि बिहार में अति पिछड़ों की आज क्या दशा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सशक्त भारत का। सशक्त भारत एक ऐसा माध्यम है, यूट्यूब है, जिसके माध्यम से सामाजिक अन्याय, विषमता आदि को दर्शाते हुए आगे की नीति आप लोग निर्धारण करना चाह रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर जहाँ तक अति पिछड़ों की बात है, समाज अति पिछड़ों का मतलब समझता है, कुछ समझता नहीं है। अति पिछड़ा कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या है? अति पिछड़ा का मतलब होता है वैसा गरीब, जातियों में गरीब, जिसकी स्थिति नौकरों चाकरों की स्थिति है, मजदूरों की स्थिति है, जो जातिगत व्यवसाय के कारण छोटे छोटे मने धंधे में लगे हुए हैं और रोजी रोटी ही तक सीमित है। कहीं कहीं तो अति पिछड़ा की स्थिति दलितों, आदिवासियों से भी गया गुजरा है। तो वैसी स्थिति में जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, उस मजदूर वर्ग का नाम ही दूसरा नाम अति पिछड़ा है, चाहे किसी का रहे। अति पिछड़ा कहने के लिए बैकवर्ड है, लेकिन बैकवर्ड में उसको स्थिति, ना आर्थिक स्थिति मजबूत है, न सामाजिक स्थिति मजबूत है, न शैक्षणिक स्थिति मजबूत है। तो इसके कारण उसका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हक अधिकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद से कुछ हम लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग को हक अधिकार मिलना शुरू हुआ था। उससे पहले तो न पदाधिकारी कर्मचारी थे, न कुछ था। और हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसा है कि कोई हमको बैंक भी कर देने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारा जो अभी जो सरकार आई है नीतीश जी के बाद, वो या नीतीश जी जो सरकार है, वो अति पिछड़ा के लिए, दिखावटी के लिए अति पिछड़ा के सरकार है। लेकिन असल जो हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई ऐसा नहीं मिला जो हम लोगों को अपने हक अधिकार दिलवा सके, हम लोगों को आगे बढ़ाने का मदद कर सके। आदरणीय लालू जी ने हम लोगों को थोड़ा सा सबल दिया था, एक आवाज़ दी थी, हम लोगों को मोरल बूस्टअप किया था कि हम आदमी हैं, इंसान हैं, हमारा भी हक अधिकार है। लेकिन हमारा हक अधिकार जो कर्पूरी जी दिए थे, उसमें भी उन्होंने सेंधमारी की। उन्होंने 19 जातियों को घुसा करके आरक्षण प्रतिशत 1-1.5 के हिसाब से नहीं बढ़ाए, तो वहाँ भी हमको न्याय नहीं मिला। दूसरा काम ये किए थे कि पंचायत चुनाव में आरक्षण जो हाई कोर्ट ने दे दिया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो हमारा अति पिछड़ा का वो दोस्त नहीं है, दुश्मन ही कहलाया है। दूसरा कि 100 इंजीनियर का बहाली था, उन्होंने छीन करके इसमें 2 को बहाली कर दिया, पिछड़ा वर्ग 2 को बहाली कर दिया। अंत में हमारे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा और तब उसको जगह मिली। तो यानी कि लालू जी अंदर अंदर मंडल कमीशन को ही लागू कराना चाहते थे, उनकी मजबूरी थी, जिसके कारण उन्होंने अति पिछड़ा को माने कुछ कर नहीं सके। पहले तो वोट सब अति पिछड़ा पचफोड़ना के नाम से कहते थे कि वो जब तक नहीं देगा तब तक हमको माने सरकार नहीं बनेगी। लेकिन सिर्फ उसके नाम पर वो MLA MLC कुछ जातियों को नॉमिनेट कर दिए, जो कमज़ोर व्यक्ति थे समाज के, उन लोगों को कमज़ोर कर दिया, सिर्फ हाथ उठाने के लिए हमारे साथ रहे। और नीतीश सरकार जब आए तो उन्होंने यह किया, जो आरक्षण जो है
जो पंचायत चुनाव में आरक्षण, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से मैंने अपना केस वापस ले लिया सरकार और आरक्षण 20% लागू करवा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही नीतीश कुमार जी ने न्यायपालिका में 21% आरक्षण दिया। तो ये 2 काम अच्छा किया। चूँकि अति पिछड़ा संपूर्ण लालू जी से तंग आकर के नीतीश जी को समर्थन दिए थे, उन्होंने काम किया। लेकिन धीरे धीरे इस हक अधिकार के कारण अति पिछड़ा थोड़ा सजग होने लगा। धीरे धीरे एक वर्ग बनने, कर्पूरी जी की जो भावना थी कि जाति नहीं वर्ग बने, तो वर्ग बनना शुरू हुआ। किसी से पूछा तुम कौन जाति हो, तो अति पिछड़ा वर्ग से हैं। तो ये वर्ग जो बनना शुरू हुआ तो उनके कान में खटक गया कि ये जो वर्ग बन जाएगा, एक समूह बन जाएगी 40-42% की, तो हो सकता है कल हमको सत्ता से हटना पड़े। इसलिए उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत जातियाँ, उस जातियों को 15 जातियों को उन्होंने डाल दिया अति पिछड़ा लिस्ट में। लेकिन आरक्षण प्रतिशत 1% भी नहीं बढ़ाया। तो उनका ये था कारण, वो नहीं चाहते कि अति पिछड़ा वर्ग एक सशक्त वर्ग बने, नहीं तो कल हो सकता है कि हमको ये सत्ता से हटा दें। तो यही डर से उन्होंने संपन्न और शिक्षित जातियों को इसमें जोड़ करके और हमारी हकमारी की। अभी जो नौकरियों में जहाँ तक स्थिति है, नामांकन में जहाँ तक स्थिति है, पंचायत चुनाव में जो आरक्षण में जो स्थिति हमको मिला है पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें आधे से अधिक यही नीतीश के अति पिछड़ा ले रहे हैं। हमारी हकमारी आधे से अधिक नीतीश के द्वारा घुसाए गए अति पिछड़ों ने ले ली है। तो इसीलिए हम लोग अब पुरानी स्थिति में आ गए हैं। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार ने एक सर्वे करवाया है जी रोहिणी कमीशन के अध्यक्षता में, वर्गीकरण के लिए सेंटर में पिछड़ों का वर्गीकरण। उन्होंने अपना एक सर्वे किया है केंद्रीय सेवाओं में। उन्होंने डाटा आकलन किया है, उसमें पिछड़ों के बारे में स्थिति बताया गया है कि उसमें मात्र 7 जातियाँ वो 92% ले रहे हैं और 25 जातियाँ ऐसी हैं जो 4 और 5% हैं और 987 जातियाँ ऐसी हैं जिसको 2.7 है और करीब 1000 जातियाँ हैं जिसको 0 प्रतिनिधित्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछड़ा के अंतिम व्यक्ति का न्याय पहुँचे, इसके लिए इसको उपवर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। उपवर्गीकरण करके ही हम अंतिम व्यक्ति तक जो सबसे गरीब है उसको न्याय पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी तक 13 बार रोहिणी आयोग के अवधि का विस्तार हो चुका है। केंद्र सरकार की भी मंशा अति पिछड़ों के लिए ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो अति पिछड़ों में सबसे गरीब आदमी है, अंतिम व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसका भी कैसे विकास हो, उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे जो गरीब अति पिछड़ा हैं उनका विकास हो, उनका आर्थिक उत्थान हो, धन धरती और राजपाट में उसकी भी हिस्सेदारी हो। इसी के संघर्ष के लिए हम लोग हर समय तैयार रहते हैं और सामाजिक रूप से उनको जागरूक बनाने को काम तैयार रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोग कहता है कि 50% की सीमा तक के आरक्षण होना चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 33% तक आरक्षण दिया जा सकता था, लेकिन नीतीश सरकार ने 20% ही दिया। क्योंकि 17 यहाँ SC/ST को है तो 33 और मान लीजिए कि अति पिछड़ों को दिया जा सकता था, लेकिन 33% नहीं देकर मात्र 20% दिया गया। तो यहाँ भी एक लगता है कि भाई हकमारी हो गया, वहाँ 13% हकमारी, उनका हक को छीन लिया गया। हाँ, सही ये हुआ। दूसरे में अब ये स्थिति है कि भाई बिहार में तो वर्गीकरण है, केंद्र में नहीं है। दूसरी तरफ आपने एक और बात कही कि बहुत सी जातियों को जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो अति पिछड़ा बनाया गया था और बाद में इन लोगों ने जोड़ दिया,
तो नतीजा क्या हो रहा है कि भाई जोड़ने से संख्या एक तो बढ़ गई, और आपका ये कहना है कि संख्या बढ़ गई तो संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया। तो ये बात तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मजबूत लोगों को लाकर इसमें सभी को शामिल कर दिया जाए और उसमें रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो आगे आएगा तो वही सब ले लेगा, फिर अति पिछड़ा जहाँ का है जहीं रह जाएगा। तो जो कर्पूरी ठाकुर का जो बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग है वो ऐसे ही रह गया। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर अति पिछड़ों का जब वर्गीकरण हुआ था, पिछड़ा और वर्गीकरण का, तो जो आधार लेकर कर्पूरी ठाकुर ने किया था और कर्पूरी ठाकुर के पहले जो मुंगरी लाल आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था, तो उसमें क्या तब्दीली हुई, किस कारण से क्या तब्दीली हुई कि इन लोगों ने मनमाने ढंग से, इसका मतलब मन में इन लोगों को खोट था, क्योंकि जो भी पिछड़ा वर्ग था उनको इसमें लाया गया। मतलब जो अति पिछड़ा के अलावे जो रिजर्वेशन था उसमें कुछ ही जातियों तक सीमित रखने के लिए इन लोगों ने एक तरह से साजिश के तहत वो किया। लेकिन अब मान लीजिए आप स्थिति देख रहे हैं कि अब पॉलिटिकल जो सिचुएशन अभी है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन में तो लग रहा है कि कहीं अति पिछड़ा का नेतृत्व तो है नहीं ना मान लीजिए इंडिया जो बनाया गया है एक अलायंस, उसमें अति पिछड़ा का एक को नेता तो दिखाई नहीं दिया। एक भी उसमें अति पिछड़ा का हमको समस्या, हमारे समस्या, एक भी नेता मान लीजिए उसमें दिखलाई नहीं दिया अति पिछड़ा वर्ग से। और एनडीए में भी वही दशा है। तो फिर ये प्रतिनिधित्व का क्या होगा? सिर्फ मान लें कि पिछलग्गू बना कर रखने का ये दोनों जो गठबंधन है ये रखना चाहते हैं, तो अति पिछड़ा लोग क्या करेगा? आखिर उनको क्या करना चाहिए? या मान लें कि हार मानकर दोनों के पीछे लटक जाना चाहिए या अलग अपनी ताकत को बनाना चाहिए? इस पर आपका क्या मानने के लिए क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले आपके प्रथम सवाल पर जवाब देना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण जो है ये सही है कि इनको अंडर जो सुप्रीम कोर्ट का नियम था कि 50% के अंदर होना चाहिए और 50% के अंदर सिर्फ 17% ST को है, तो बाकी जो 33% है इसको मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार ने 20% दिया और गन्ना के वो आधार बनाते हुए उन्होंने एक्चुअल में 17.3% ही दिया। चूँकि ये उनकी जो मंशा थी, माने एक टुकड़ा, एक रोटी फेंक देने का, ताकि ये लोग उतना ही में खुश हो जाएं। हम लोग समाज जो अभी तक माने पंचायत में प्रतिनिधि बहुत कम होता था और थोड़ा भी मिल गया तो वो अपने को बहुत समझा। लेकिन संवैधानिक रूप से हकमारी हमारी हुई है, ये बात कहना सही है कि हकमारी हुई है और हकमारी हमको 33% होना चाहिए, लेकिन मात्र 20% दिया गया। हाँ, मात्र 17.3% ही दिया एक्चुअल में। तो ये बात है, ये हमारी कमजोरी है, हमारी एकता की कमजोरी है कि बात को हम लोग अभी तक धीरे धीरे समझ रहे हैं और अपना संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ये भी मांग प्रमुख मांगे हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि जो मजबूत जातियों को लालू जी और नीतीश जी, खासकर नीतीश जी जो घुसा दिए हैं, वैसी जातियों को जो हमारा आरक्षण अभी खा रहा है पूरा, आपका सही कहना है कि यदि सबल जाति को उसमें घुसा दे और आरक्षण प्रतिशत बढ़ा दे तो हमारे समस्या का सब आरक्षण का लाभ वही ले लेगा, या आरक्षणों प्रतिशत बढ़ा दे तो भी वही ले लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा संपन्न है, शिक्षित है हमारे तुलना में। हम एक बीमार घोड़ा, वो स्वस्थ घोड़ा, तो इसीलिए हम लोगों को उससे टक्कर नहीं हो सकता है। आरक्षण प्रतिशत बढ़ा देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यही होगा यदि आपको उस जातियों से प्रेम है तो आप अलग से इसका कैटेगराइजेशन कर दीजिए। ऐसे क्या चीज़ हो गया, धीरे धीरे सब जाति की उन्नति हो रही है, ये अचानक नीचे कैसे आ गया? ये भी समझने की वाली बात है कि अचानक सब जाति का उन्नति हो रहा है और नीचे कैसे आ गए जो घुसाए गए जाति। तो दो कारण है। तो इनकी मंशा साफ है कि ये अति पिछड़ा वर्ग को नपुंसक बनाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। दोनों की सरकार,
सामाजिक न्याय की जब घुसाया गया था तेली तमोली दांगी को, तब दोनों सामाजिक न्याय की सरकार थी, लालू भी साथ थे और नीतीश जी भी साथ थे। तो हम समझ रहे हैं सामाजिक न्याय के साथ गरीब वंचित अति पिछड़ों के प्रति इसका क्या नीयत है, ये हम लोग समझ रहे हैं। लोगों में अब मन लगता है कि अब सोचने लगे हैं कि हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है, रिएक्शन है, अब हमको उसको कलेक्ट करके ये अपने समाज को हकमारी कर रही है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ों की बात है, तो अति पिछड़ा राष्ट्रीय स्तर पर यह सही है कि अभी कोई नेतृत्व नहीं दे पा रहा है। चूँकि कुछ राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री जरूर बन गए अति पिछड़ा का, कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, बन गए हैं, लेकिन वो भी कठपुतली है मात्र सुप्रीमो का, कठपुतली मात्र हो गए हैं और वो अपने समाज के हित में कोई फायदा नहीं करते, जो वहाँ से मिलता है डायरेक्शन वही काम करते हैं। तो इसके कारण हमारा सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। अब की परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए? हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अपने समाज को जागृत करें, साथ ही साथ हम जो हैं अपने समकक्ष लोग हैं उसको गैदर करना होगा। जो स्थिति मेरी है वही हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की है, उनका भी हक अधिकार छिना जा रहा है, उनको प्रमोशन में अधिकार छिना जा रहा है, वो आरक्षण अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो सबसे घाटा तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को है। तो उनकी भी अकुलाहट है, उनकी भी बौखलाहट है, हमारी भी बौखलाहट है। यदि हम दोनों, वो 17% हम 40%, दोनों एक हो जाते हैं तो 60-61% की बनती है बहुमत। तो सत्ता पलट जाएगी, सत्ता पलट जाएगी, हमारी सरकार होगी। जब हम सरकार पर आएंगे तो हम सबके लिए न्याय करेंगे, गरीब और अंतिम व्यक्ति तक कैसे न्याय पहुंचे उसके लिए सोचेंगे। इसीलिए हम लोग अब नया गठबंधन बनाने के पड़ गए हैं। नया गठबंधन बने, दलित अति पिछड़ा पसमंदा, मतलब सामाजिक गठबंधन बने। सामाजिक गठबंधन पार्टियों का बने, गठबंधन नहीं होगा, पहले सामाजिक गठबंधन बने। हाँ, सामाजिक गठबंधन पहले बने और नेक्स्ट में वो राजनीतिक गठबंधन में कन्वर्ट होकर के हम लोग धन धरती और सत्ता पर न्यायपूर्ण बंटवारा के लिए तैयार रहें। अंतिम सवाल, तो क्या अगर आपकी सत्ता आती है तो आपके साथ जो बेईमानी किया है, आपका हक जो छीने हैं, तो क्या उनके साथ बदले की भावना से काम किया जाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम अंबेडकर फुले साहब के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं। हम न्याय को समझते हैं, स्वतंत्रता को समझते हैं, बंधुत्व को समझते हैं।